बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। बच्चों आज आप सभी की 12 घंटे की क्लास कल हुई थी, कल से लेकर आज तक जो मैथ की क्लास थी सौरभ सर ने लिया था, बड़े ही शानदार तरीके से आपकी 12 घंटे की क्लास खत्म हुई। हमें लगता है कि आप लोग भी सो कर उठ गए होंगे और अपनी फिर से तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि बच्चों अब इन दिनों आपको अपनी नींदें जो दिन और रात की हैं वो गवा देनी है ना। लेकिन बच्चों पेपर बड़ा आसान रहने वाला है, इतना डर डर के अगर जियोगे तब तो हो गया। जिंदगी के हर पल में खुश रहना जरूरी है, खुशी बढ़ती जानी चाहिए, ठीक है। हाँ बच्चों बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों डर 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 कोई अभी लिख रहा है, फिर लिख रहा है कि सर जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है डर लग रहा है। डर कैसे लगेगा, मतलब डर 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 140 नंबर में 70 नंबर का पढ़ना है, 70 नंबर का बनाना है, तो इतना डर को बच्चों ना लेकर के बैठो। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं तो 140 में 70 बनाने हैं। मैथ में अगर बात करें तो 200 नंबर का आएगा, 200 में 100 बनाने हैं, 100 प्रश्न 100 नंबर का बनाना है। बताइए कितना आसान है कि नहीं, लगता है कहीं से कठिन? सोचो, आपको थोड़ा सा मन में ये तुलना करनी चाहिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है कि जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया तो वहां पर बच्चों क्या है कि जो ऑप्शन मतलब ये है इतने का नहीं पूछा जाएगा, 120 या 115, हाँ 115 नंबर का पूछा जाएगा तो उसमें 100 का करना होगा। सोचो अपने बिहार बोर्ड में कितना है, 200 में से 100 नंबर का बनाना है मैथ में। तो इतना अगर लाभ मिल रहा है तो कहां से दिक्कत हो गई? मेहनत आप उनसे ज्यादा करते हो, पढ़ने में आप उनसे बेहतर हो, तो ये डर डर नाम के शब्द केवल ले करके आप लोग और ज्यादा उसको बना देते हो, है ना। इसलिए मैं चाहूंगा बच्चों ये सब बातें एकदम सिर्फ व्यर्थ हैं, सिर्फ व्यर्थ हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ने के लिए मेहनत करना है और मेहनत सार्थक सिद्ध होती है। जब किसी भी निश्चित दिशा में मेहनत की जाए तो वो सार्थक सिद्ध होती है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे, है ना। तो बच्चों हम आपके साथ हैं, तो फिर डर किस बात का, और एकदम आराम से पढ़ेंगे, चिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे परसेंटेज आएंगे, इस बात को भूल जाइए, ठीक है। अच्छे परसेंटेज आएंगे, बिल्कुल खूब मेहनत करिए, टॉपर रैंक्स तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। वो दिन हम लोगों का जरूर हकीकत में बदलेगा। चलो बच्चों, तो चैप्टर नंबर 13 बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे आज नाभिक, और क्रैश कोर्स का आज क्लास नंबर है 38। बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन बैंक सीरीज भी जल्द ही आएगा, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन बैंक सीरीज भी अब आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक सीरीज भी आएगा आप लोगों का, आप लोगों के मॉडल पेपर भी सॉल्व होंगे, आप लोगों का बच्चों टेस्ट बुक भी आएगा, टेस्ट ऐप, है ना, टेस्ट ऐप भी आएगा। समझ में आ रहा है बात? टेस्ट ऐप भी बच्चों आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सब के लिए तैयार हो जाएं। अब ये दौर जाने वाला है, क्रैश कोर्स की इन क्लासेस का दौर जाने वाला है। अब क्लासेस क्रैश कोर्स के रिलेटेड है वो, लेकिन अब कुल मिला के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी लगाने हैं, टेस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस उद्देश्य से आप ये मान चुके होंगे, आप ये समझ चुके होंगे कि आपकी 70% की तैयारी 60% हो चुकी है ना। जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि हम 60-70% ही ले आए बहुत है, तो उनके लिए ठीक है। सर आज संडे है तो फिर क्लास क्यों? बच्चों क्योंकि फिर आगे क्वेश्चन बैंक सीरीज लाना है मुझे 2-3 दिन में। अब ये 2-3 चैप्टर बचे हैं, इनको खत्म भी कर देना है ना। जो जो जरूरी चीजें हैं ऑब्जेक्टिव हो जाएं और सारी इंपॉर्टेंट बातें हो जाएं। तो बिना देरी किए आगे क्लास में कंटिन्यू होंगे। बच्चों हम लोग नाभिक पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियाई पढ़ने वाले हैं, नाभिक न्यूक्लियाई, है ना, है? ठीक है बच्चों, अब बताओ इसमें आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है? इसमें आप लोगों ने फुल कोर्स में क्या पढ़ाई की थी? आप लोगों ने अगर फुल कोर्स में पढ़ाई किया है तो इसमें क्या क्या टॉपिक, क्या आपने इससे रिलेटेड नाभिकीय रिएक्टर पढ़ा था? बताइए, क्या आप लोगों ने नाभिकीय रिएक्टर जैसा कुछ शब्द पढ़ा था? आप कहेंगे गुरुजी हम तो नहीं पढ़े थे, है ना, हम तो नहीं पढ़े थे सर, हम इस चैप्टर को ज्यादा ध्यान ही नहीं दिए थे। तो विद्यार्थी जी नाभिक चैप्टर से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और सब्जेक्टिव भी बनते हैं। सब्जेक्टिव में क्या क्या बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या बन सकता है, सारी बातें सर करिए। प्यारे बच्चों वास्तव में हम लोगों को पता, इसमें जो सारे अगर 2 नंबर का प्रश्न बनता है तो वो रेडियो एक्टिव तत्व से रिलेटेड जो होता है, अल्फा कण उत्सर्जन क्या है, बीटा कण उत्सर्जन क्या है, गामा किरणें कैसे उत्सर्जित होती है रेडियो एक्टिव तत्वों से, उनके गुण क्या हैं, इन सभी बातों पर प्रश्न बन जाता है ना। तो बच्चों इन चीजों को जानना जरूरी है। तो नाभिक में न्यूक्लियस में क्या क्या होता है सभी को पता है कि किसी भी तत्व के अगर नाभिक की बात होगी बच्चों, अगर नाभिक की बात होगी, कोई भी परमाणु का नाभिक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में, ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी परमाणु के नाभिक में बच्चों क्या होगा, उसमें प्रोटॉन मौजूद होगा, प्रोटॉन मौजूद होगा प्लस न्यूट्रॉन भी होगा, प्लस न्यूट्रॉन होगा।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ईटा पर नाचे, मैंने एक ट्रिक बताई थी, नाचे ना मतलब न्यूट्रॉन, चाहे मतलब चैडविक सर ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। बच्चों नाभिक को जब मापा गया ना, होता क्या है कि अगर ये परमाणु का नाभिक है जो कि धनावेशित माना जाता है और इसके चारों ओर बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बाबू? चक्कर लगा रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर ये लगा रहे हैं, तो वो कुल वैद्युत बल के कारण, क्योंकि बच्चों ये धनावेशित ऋणावेशित एक दूसरे को आकर्षण बल लगाए हुए हैं और इसी वजह से इनको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है और ये इलेक्ट्रॉन जू 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 घूम रहे हैं। ठीक है सर, वो बात हम सब सहमत है सर, जानते हैं। बच्चों नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन दिक्कत ये बात की आ रही थी कि नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उनका जब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मापा गया, ठीक, जितने प्रोटॉन हैं उतने का द्रव्यमान जोड़ा गया और नाभिक से अलग से मापा गया तो द्रव्यमान में अंतर आ रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि नाभिक में एक गो नहीं है, औरों कौनों बैठा है इसमें। अब रिसर्च में यह पता चला कि आवेश तो नहीं है उस तत्व में, लेकिन उसका द्रव्यमान जरूर है, जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। तो विद्यार्थी जी, न्यूट्रॉन भी किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित होता है। अगर हम किसी भी तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करें तो बच्चों कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक्स। और अगर ये एक्स ऐसे लिखे, ये जेड लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, तो इसका तात्पर्य क्या है बच्चा पार्टी? ए का तात्पर्य है द्रव्यमान संख्या। इसका क्या तात्पर्य है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। इसका क्या तात्पर्य है? जेड का क्या मतलब है बच्चों? परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या। एक बात और आपको बता दें, जो बच्चों द्रव्यमान संख्या होती है ये किसके बराबर होती है? ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगर परमाणु क्रमांक की बात आए, परमाणु संख्या की बात आए, दोनों ही बोल सकते हो, चाहे परमाणु क्रमांक बोलो या परमाणु संख्या बोलो। इन दोनों में ही बच्चों परमाणु संख्या हो या परमाणु क्रमांक हो तो हम इसे क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक को क्या बोलते हैं? ये बच्चों प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, केवल प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस नहीं भैया, ये जान लो जितना बच्चों किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होगी उतनी ही उसकी प्रोटॉनों की संख्या होगी, हाँ उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। सर ये तो बहुत बेसिक है, इसमें 2 नंबर जैसा क्या बात है जो पूछ लिया जाएगा? मैं आपको बता रहा हूं, अभी बताता हूं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 नंबर में बच्चों प्रश्न ये पूछा जाएगा जो कि मैं आप पर छोड़ता हूं कि लिखेंगे कैसे। 2 अंक का प्रश्न यहां पर यह बनता है कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? यह बच्चों आपका प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? ये 2 अंक में आ सकता है, 2 अंक में। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो बच्चों किसी तत्व में, तत्व के किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ये बच्चों आपके 2 अंक का प्रश्न हो गया। 2 अंक का प्रश्न यह भी बन सकता है परमाणु क्रमांक के लिए। तो परमाणु क्रमांक के लिए आप बोलेंगे किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है सर, इस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जा सकता है? बच्चों मैक्सिमम की बात करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो 10 प्लस नंबर का पूछा जा सकता है। क्योंकि बच्चों आप कहेंगे सर 10 तो बढ़िया ज्यादा नंबर है, लेकिन बच्चों 140 नंबर है भी तो, अब बनाने 70 हैं, 14 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर से तो 10 नंबर तो हो ही सकता है। तो हर एक चैप्टर से तो 10 नहीं है, किसी में 5-6 नंबर का है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो 3 नंबर का, 4 नंबर का है। 15वां चैप्टर है तो 2-3 नंबर है, 2 ही नंबर का है ना। परमाणु चैप्टर है तो 6-7 नंबर का है। तो वही हाल है कि कोई चैप्टर ज्यादा किरण प्रकाश की है तो 20-22 नंबर का है, 24 नंबर का है। तो उस हिसाब से बच्चों है, फिर भी 10 नंबर का एवरेज आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो इससे 10 नंबर का प्रश्न, हाँ इससे अगर बात करें कि सर स्पेशली बताइए ना कि हाँ इससे पूछा जा सकता है, बिल्कुल इससे 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखेंगे प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सब चीजें।
इसमें एक चीज और आती है, समभारिक क्या है, समस्थानिक है। मैं बच्चों इसकी थ्योरी आपको बता रहा हूं, मैं इसमें कतई आपको प्रश्न नहीं करा रहा हूं, मैं क्वेश्चन बैंक से प्रश्न कराऊंगा, वो भी क्रैश कोर्स का ही पार्ट है क्वेश्चन बैंक। आप क्रैश कोर्स के भीतर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से रिलेटेड टोटल थ्योरी पढ़ रहे हो। मैंने पहले क्वेश्चन कराए, लेकिन क्वेश्चन में ये लग रहा था जब मैं क्वेश्चन को सीधे लिख देता था और उससे रिलेटेड बात करता था तो बेसिक समझ में नहीं आता था। हम चाहते हैं कि क्रैश कोर्स के भीतर थोड़ा तो बेसिक आपको पता चले, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है उड़ा दो गर्दा उड़ा दो, वो भी तो चैप्टर वाइज ही कर बताएंगे कि भाई ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, उसको रट लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, छाप लीजिए, टीप लीजिए, जो मर्जी हो वो कर लीजिए, बस एग्जाम हॉल में जरूर लिख देना। तो वो चीजें तो बताई जाएंगी ना, समझ में आया? हाँ, तो ये बच्चों है किसी तत्व का कोई भी परमाणु को लिखने का ये ढंग है, जहां पर ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद बात आती है कि सर प्रोटॉन क्या है। तो याद रखेंगे प्रोटॉन जहां कहीं भी इस किताब में जब लिखा हुआ मिलेगा बच्चों तो 1H1 से लिखा जाएगा। 1H1 इसका मतलब एक प्रोटॉन होता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए 1H1 लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन के समस्थानिक भी होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक भी होते हैं, है ना, हाइड्रोजन के समस्थानिक भी होते हैं जो कि आप लोग लिखते हैं ट्राइटियम, ड्यूटेरियम। तो प्रोटॉन हो गया। अगर बात करें न्यूट्रॉन की तो गुरुजी न्यूट्रॉन को किससे लिखते हैं, न्यूट्रॉन को लिखते हैं 0N1। 0 क्यों? क्योंकि बच्चों उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसकी परमाणु संख्या कोई नहीं, 0 लिखा जाएगा, कोई आवेश नहीं होता, 0N1 से प्रदर्शित करते हैं, 0N1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जी सर। आगे बात करते हैं बच्चों समस्थानिक एवं समभारिक की। ठीक है, समस्थानिक किसे कहते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, आप देखो, चलो प्रश्न लिख के ही मैं हेडिंग को बता देता हूं कि समस्थानिक किसे कहते हैं, या समस्थानिकों को समझाइए। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, है ना, इसी या समस्थानिक से क्या अभिप्राय है, ऐसे बहुत सारा लैंग्वेज बना करके समझाया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, उन्हें समस्थानिक जिसका परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या और समान होती है उपयोग। द्रव्यमान संख्या नहीं समान होती है, पीट देंगे अभी हम। समस्थानिक क्या होता है सर, समझ में आ रहा है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक केवल समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे बच्चों 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बच्चों ये हैं उदाहरण किसके, समस्थानिक। ये क्या हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। समझ में आया? ये हाइड्रोजन के बच्चों क्या हैं, समस्थानिक हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब समभारिक क्या होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। समभारिक प्रश्न आता है, समभारिक किसे कहते हैं, समभारिक क्या होते हैं, समभारिक से क्या अभिप्राय है, समभारिक से आप क्या समझते हैं। देखो प्रश्न कई भाषा में पूछा जा सकता है, समभारिक से आप क्या समझते हैं, समभारिक से आप क्या समझते हैं। तो समभारिक से आप क्या समझते हैं, ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। अच्छा, यहां पे एक शब्द और सही बात जोड़ सकते हैं कि ऐसे तत्व लेकिन उसमें असमान। हाँ, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। यहां पे ये चीज आप जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन असमान ही जोड़िए, समान नहीं, है ना, असमान ही जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो भैया जोड़ लेंगे। आप तो छाप चुके होंगे छापो सुल्ताना ना, आप माहिर है ना, आपकी क्या बात, आपकी जय जयकार। देखो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान
हाँ, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। देखो ठीक है, हमने तो लिख दिया भाई, धोखा हुआ हम लोग के साथ। नहीं बच्चों, यहाँ परिभाषा वो भी सही है ना, क्योंकि लेकिन हम यहाँ पर जब लिख रहे हैं ना संभारिक में, तो संभारिक में थोड़ी बात और याद आ गई तो और लिख दिए, है ना। संभारिक बच्चों क्या होते हैं? ऐसे तत्व या वे तत्व, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अब समान नहीं। समभारिक में बच्चों द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, तो ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या समान, परंतु द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें क्या भिन्न रहेंगे? परमाणु क्रमांक, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते। अरे भैया ये इतना भी जरूरी नहीं है, ये याद करने वाली चीज है, ठीक है। अभी आते हैं और मेन पॉइंट्स पर, वहां पर चर्चा करेंगे हम। परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, ये तो आप लोग 9th हाई स्कूल में भी पढ़ते होंगे। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समभारिक कहते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं, ठीक है, उन्हें समभारिक कहते हैं। चलो ऑक्सीजन के समभारिक लिख दो भैया, 8O। कार्बन के लिख दो, और किसके लिखे जा सकते हैं? यूरेनियम के लिखे जा सकते हैं, 92U238, 92U238, ठीक है। ऑक्सीजन का 8O16, 8O17, ये बच्चों ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं, समभारिक हैं। तो ये उदाहरण किसके हैं? समभारिक के हैं, समभारिक के हैं। क्या कह रहे हैं भैया? सर ऑब्जेक्टिव इतना पढ़ लिए हैं कि ऑब्जेक्टिव को रप्पा रप्पा कर देंगे, ठीक। चलो सर ऐसा ही कॉपी होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा जो यहाँ पे ऐसे लिखे थे, ऐसा नहीं था, उतना लिख देते तब भी पर्याप्त था, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक समभारिक हो गए, ये भी टॉपिक समझ में आ ही गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, या रेडियो एक्टिविता किसे कहते हैं, इसके आगे की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थी जी रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव क्षय, है ना, तो रेडियो एक्टिव तत्व सबसे पहले समझ लीजिए, रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? वे एलिमेंट, वे तत्व जिनके परमाणु के नाभिक से, जिन नाभिकों से रेडियो एक्टिव कणों का उत्सर्जन होता रहता है, स्वतः ही उत्सर्जन होता रहता है, वे क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। मैं रेडियो एक्टिव तत्व को पूरी बातें ना लिख करके सिर्फ रेडियो एक्टिव कणों पर बात करूंगा, है ना। रेडियो एक्टिविता लिखता हूं जिसमें सब कुछ आ जाएगा, है ना। रेडियो एक्टिविता, इसमें सारी बातें आ जाएंगी। तो बच्चों जो रेडियो एक्टिविता है, इसमें क्या बात करना है कि रेडियो एक्टिविता एक घटना है जिसमें से पूरे परमाणु, जो आप केमिस्ट्री के 118 से अधिक तत्व, 112 से अधिक तत्व खोजे जा चुके हैं, 118 से अधिक, लेकिन हम लोग पेरियोडिक टेबल में 113, 114 कितने दर्शाते हैं, जो कि परमाणु भार के सहित उन्हें लिखा गया है। बाकी अभी अनिश्चित है, मतलब उनको खोज रिसर्च जारी ही है। तो बच्चों उन तत्वों में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, जैसे रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, ये ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। सर इनकी क्या खास बात है? इनकी खास बात यह है कि इनके नाभिक से स्वतः कुछ कणों या रेडियो एक्टिव कणों का उत्सर्जन होता रहता है, जिन्हें हम रेडियो एक्टिव कण कहते हैं, और इस घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। समझ में आया? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो रेडियम सभी लोग को पता है, बेकुरल सर ने भी खोजा था। तो रेडियम तत्व जो होता है, आपने देखा होगा रात में रेडियम की वॉच कई लोग पहनते हैं, तो उनका बेल्ट अगर थोड़ा सा भी बाह्य स्रोत का प्रकाश पड़ा तो वो चमकने लगता है,
है ना, वो क्या करने लगता है, चमकने लगता है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ ना कुछ तत्व उत्सर्जित होने लगते हैं, इसलिए वो रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियम उसी से बना है ना। तो बच्चों हमें तो रेडियो एक्टिविता के बारे में कुछ बातें करनी है। जैसे कि बच्चों अगर अल्फा कण उत्सर्जन होता है, अल्फा कण, तीन प्रकार के आप इसमें कण पढ़ोगे, अल्फा कण उत्सर्जन और बीटा कण उत्सर्जन, गामा कण उत्सर्जन, है ना, यही तो पढ़ते हो। तो अगर अल्फा कण उत्सर्जन के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा बेसिक बात करना चाहूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। अगर अल्फा कण उत्सर्जन करने की बात होगी विद्यार्थी जी, तो इसका मतलब होगा कि कोई जो भी नाभिक है, एक्स वाई जेड कोई भी है, मान लेते हैं एक्स है और वो जेड परमाणु क्रमांक है और उसका ए जो है वो द्रव्यमान संख्या है। तो विद्यार्थी जी अगर उससे अल्फा कण निकला तो अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण बाबू होता है हीलियम का नाभिक 2He4। और अगर ऐसा हुआ तो एक नया तत्व बनता है वाई, और यहां से जब 2 ये हट गए तो Z-2 बचे, जब ये 4 हट गए तो ऊपर A-4 बचे। ये विद्यार्थी ये क्या है गुरुजी? ये है अल्फा कण। ये क्या है? अल्फा कण। कोई भी दूसरा तत्व बनेगा, जैसे यूरेनियम 92U238, ये जब टूटता है बच्चों, अल्फा कण निकलता है, तो यहां बनता है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे बच्चों 92, है ना, एक एग्जांपल बताता हूं, 92U यूरेनियम जो है उसका परमाणु भार है 238। अगर इससे बच्चों अल्फा कण निकला 2He4 निकला, तो अब यूरेनियम नहीं बचा, जैसे ही अल्फा कण उत्सर्जित हुआ तो वो नाभिक बन गया थोरियम का। थोरियम का बन जाता है TH88 और 234 हो जाता, सॉरी 90। समझ में आई बात? क्लियर? अच्छा अब थोड़ा सा इसे हम साफ करते हैं। यहां पर आपको इसी पेज में हम बीटा कण का बता देते हैं। बीटा कण, बीटा कण उत्सर्जन क्या होता है? बीटा कण उत्सर्जन, अब बीटा कण में क्या होता है वास्तव में बच्चों? बीटा कण क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। बीटा कण क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। मान लो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे? बीटा कण में होता क्या होगा? बीटा, अल्फा कण में तो हीलियम का नाभिक होता है जो बाहर निकलता है, जो कि भारी भी होता है, लेकिन बच्चों जो बीटा कण होता है ना, उसमें वास्तव में एक जो भीतर का न्यूट्रॉन है ना, वो 2 भागों में टूट जाता है। जो एक न्यूट्रॉन होता है वो 2 भागों में टूट जाता है। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो 2 भागों में टूट जाता है। एक बच्चों न्यूट्रॉन जैसे ही टूटा तो एक प्रोटॉन बनता है, और बच्चों एक प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन, एक -1 बीटा 0। यही है बच्चों बीटा कण, इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और ये बीटा कण है। देखो अगर हम परमाणु क्रमांक जोड़े ना तो -1 + 1 जुड़ के कितना हो गया? 0 बनाएगा। परमाणु भार देख ले तो 1 1, ठीक है, लेकिन साथ में इसके बच्चों एक कण और निकलता है जिसे हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं विद्यार्थी जी? एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। एंटी न्यूट्रिनो, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, यही है बीटा कण। और ये क्या है बच्चों? प्रोटॉन। अब कोई कहे कि बीटा कण में क्या होता है? बीटा कण उत्सर्जन में क्या होता है? किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन 2 भागों में टूट जाता है, या न्यूट्रॉन बीटा कण में टूटता है, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर लिख दे क्या थोड़ी बहुत? अच्छा कोई भाई कह रहे हैं परिभाषा लिख दीजिए, लिख दे रहे हैं। अल्फा कण में क्या होता है? अल्फा कण उत्सर्जन में, तो यहां पर लिख रहे हैं किसी रेडियो एक्टिव तत्व में, परिभाषा लिख दे रहे हैं। भाई काहे लिए परेशान हो? काहे लिए परेशान हो? परिभाषा लिख दे रहे हैं। परिभाषा नहीं लिखी जाती है, कॉन्सेप्ट लिखा जाता है। इनकी परिभाषाएं नहीं होती कि अल्फा कण उत्सर्जन किसे कहते हैं, कितनी बार बताए? परिभाषा, परिभाषा लिख दीजिए प्लीज। परिभाषा नहीं, इसका कॉन्सेप्ट समझो। ये परिभाषा नहीं है, रटने वाली चीजें नहीं है कि परिभाषा वेग त्वरण बल थोड़ी पढ़ रहे हो। तो अल्फा कण उत्सर्जन में बच्चों क्या हुआ कि एक हीलियम का नाभिक निकला, वही है अल्फा कण, है ना। तो हम यहां पर बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व से, रेडियो एक्टिव तत्व से, रेडियो एक्टिव तत्व से जब एक हीलियम नाभिक, हीलियम का नाभिक, जब रेडियो एक्टिव तत्व से, रेडियो एक्टिव तत्व से जब एक हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक टूटता है, टूटता है, तो अल्फा कण
तो अल्फा कण उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है। अब ऐसी सिंपल भाषा में लिख दोगे तो कोई दिक्कत ही बात नहीं, बस हो गया। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे बीटा कण में? बीटा कण उत्सर्जन में यहां पर लिख दोगे, अच्छा पूरी बात लिखना हो तो ये लिख दोगे कि अल्फा कण उत्सर्जन में, अल्फा कण उत्सर्जन में, यहां पर लिखोगे क्या? बीटा कण उत्सर्जन में। बीटा कण उत्सर्जन में क्या होगा? बीटा कण उत्सर्जन में रेडियो एक्टिव तत्व से, रेडियो एक्टिव तत्व में, रेडियो एक्टिव तत्व में, रेडियो एक्टिव तत्व में एक नाभिक, रेडियो एक्टिव तत्व में नाभिक से, नाभिक से एक न्यूट्रॉन टूटता है, नाभिक में, नाभिक से एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन टूटता है, ऐसे लिख दो बस, एक न्यूट्रॉन टूटता है जिससे, जिससे एक न्यूट्रॉन टूटता है जिससे एक प्रोटॉन, जिससे क्या बनता है? एक प्रोटॉन, एक बीटा कण, एक बीटा कण या एक इलेक्ट्रॉन लिख दो। बीटा कण बच्चों इलेक्ट्रॉन ही होता है, याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो, व एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो प्राप्त होता है। हो गया, ये हो गया अल्फा कण बीटा कण उत्सर्जन। तो अल्फा कण जो बीटा कण उत्सर्जन है बच्चों, या हीलियम का नाभिक, अच्छा अल्फा कण बीटा कण के गुण ज्यादा पूछता है, तो आप ये अभिक्रिया याद रख के 2 गुण लिख दोगे। अल्फा कण के 2 गुण लिखिए, बीटा कण के 2 गुण लिखिए। तो अल्फा कण में आप यही परिभाषा लिख सकते हैं, पहला गुण तो यही, या हीलियम का नाभिक होता है या भारी कण है, ठीक है, या भारी कण है। दूसरा, या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। फिर बीटा कण के लिए, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, तीव्र गति से गतिमान एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। दूसरा गुण, यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है, यह भी विक्षेपित होता है, यह भी विक्षेपित होता है। ये इस तरह से समझ में आया? हाँ, प्राप्त हुआ या प्राप्त होता है। बीटा का उत्सर्जन में रेडियो एक्टिव तत्व में नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन टूटता है जिससे एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी जी, ये है आपका अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जन क्या है। आपने पहले अल्फा कण उत्सर्जन सीखा, फिर बीटा कण उत्सर्जन सीखा, इतनी बात। फिर है गामा कण का उत्सर्जन क्या होता है। गामा कण या गामा किरणें जो उत्सर्जित होती हैं, गामा किरणों का उत्सर्जन, तो वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, गामा किरणें, जो कि एक प्रकार का क्या है बच्चों, उत्सर्जन है। इनकी ऊर्जा h न्यू होती है, तो ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं, ठीक है। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं, विक्षेपित नहीं होती हैं, विक्षेपित नहीं होती हैं। इनके गुण जो होते हैं वो एक्स किरणों के समान होते हैं, इनके गुण एक्स किरणों के समान होते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब बात आती है विद्यार्थी जी, बात आती है इसमें हम लोगों को आगे पढ़ना होता है नाभिकीय विघटन। नाभिकीय विघटन क्या है, आइए इसको समझा देते हैं। बड़ा बढ़िया प्रश्न होता है ना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न होता है, माना जाना फेमस प्रश्न है, तो बता देना जरूरी है ना। आइए समझाते हैं। विद्यार्थी जी एक प्रश्न पूछता है कि नाभिकीय विघटन एवं नाभिकीय विखंडन में अंतर बताइए। ये नाभिकीय विघटन क्या शब्द सर ले आए आप, एक अलग ही शब्द ले आए। बच्चों नाभिकीय विघटन बोला जाए या नाभिकीय क्षय बोला जाए, दोनों बात एक होगी। और इधर बच्चों मैं लिख दे रहा हूं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय क्षय, इन दोनों बातों को, अच्छा 2-3 चीजें अंतर नहीं लिख रहे हैं, मतलब 2-3 चीजें डिटेल में पढ़ रहे हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विघटन। अच्छा एक चीज और, रुको 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 रुको, एक चीज और आपको हम बताते हैं, यहीं पर परेशान ना हो, यहीं पर हम एक चीज और आपको बताते हैं। भैया तुम, अच्छा आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ, आओ तुम तो आओ, इधर आओ। एक नाभिकीय विघटन और नाभिकीय विखंडन,
ये दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज बाबू हम आपको इसी में बताएंगे, नाभिकीय संलयन क्या होता है। ये तीन चीजें एक साथ बता दे रहे हैं। नाभिकीय संलयन बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। इन तीनों चीजों को हम लोग जान लेते हैं अच्छे से। एक नाभिकीय विघटन के बारे में, नाभिकीय विखंडन के बारे में और नाभिकीय संलयन के बारे में। अगर नाभिकीय विघटन की बात करें तो इसमें जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनके नाभिकों से स्वतः ही उत्सर्जन होता रहता है। कणों का, रेडियो एक्टिव कणों का स्वतः उत्सर्जन होना क्या कहलाता है बच्चों? विघटन कहलाता है, नाभिकीय विघटन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम यही लिखते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों से, रेडियो एक्टिव तत्वों से, रेडियो एक्टिव तत्वों से अल्फा कण, गामा बीटा कण तथा गामा किरणों का उत्सर्जन, अल्फा रेडियो एक्टिव किरणों, रेडियो एक्टिव तत्वों से अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरणों का उत्सर्जन स्वतः होता है। गामा किरणों का उत्सर्जन, शब्द लिखे ही नहीं, उत्सर्जन स्वतः होता है। कोई ये बताने वाली घटना नहीं, कोई कृत्रिम नहीं है, अपने आप होती है, प्राकृतिक घटना है। यह कैसी घटना है? यह एक स्वतः होने वाली घटना है, या कह लो यह एक प्राकृतिक घटना है। यह एक प्राकृतिक घटना है, उसको कोई करने नहीं जाता, अपने आप होती है। यह एक प्राकृतिक घटना है, या एक स्वाभाविक घटना है, ऐसा लिख सकते हो। जबकि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? इसमें भारी नाभिक, भारी तत्व का जो नाभिक होता है दो हल्के नाभिकों में टूटता है। इसमें भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में, हल्के नाभिकों में टूटता है, तो हल्के नाभिकों में टूटता है। इसमें अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा भी मुक्त होती है। इसमें अत्यधिक टूटने के साथ साथ क्या होती है कि अत्यधिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? इसमें भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटते हैं। नाभिकीय संलयन में बच्चों बस इसी का उल्टा, दो हल्के नाभिक एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। दो हल्के नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, दो हल्के नाभिक मिलते हैं और एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, और ऊर्जा मुक्त होती है। अत्यधिक ऊर्जा इसमें भी मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे सौर ऊर्जा जो है बच्चों, घटित होने वाली घटना सौर ऊर्जा, इसका उदाहरण जो है जैसे कि इसका उदाहरण में नाभिकीय रिएक्टर बच्चों, वहां नाभिकीय विखंडन की ही घटना की जाती है, तभी ऊर्जा मिलती है। नाभिकीय रिएक्टर जो है, जिससे परमाणु भट्टी से जो आपके घरों में बिजली पहुंचती है, तो नाभिकीय रिएक्टर का भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। हालांकि हम लोग के यहाँ ज्यादातर झरने, पवन चक्की इनसे बनाई जाती है। अगर यहां का उदाहरण की बात करें तो बच्चों, जैसा कि सूर्य में है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो है बच्चों वो लगातार जो एनर्जी दे रहा है, तो वहां नाभिकीय संलयन की घटना चल रही है। सर रेडियो एक्टिव विघटन या नाभिकीय विघटन का उदाहरण क्या है? तो इसको समझ लीजिए, इसके विघटन के उदाहरण क्या, जैसे रेडियम है, इन तत्वों से हमेशा होया करता है नाभिकीय विघटन। थोरियम है, ये ऐसे तत्व हैं जो क्या हैं? पोलोनियम। ये बच्चों रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनसे नाभिकीय विघटन हो सकता है, नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। नाभिक यहां भी टूटता है, लेकिन यह स्वतः होता है, नाभिकीय विखंडन स्वतः नहीं होता। यहां हमें तोड़ना पड़ता है, एक भारी नाभिक को न्यूट्रॉन से टक्कर मारी जाती है, तब जाके दो हल्के नाभिकों में टूटता है। तो इसमें अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यह घटना स्वतः नहीं होती है, कराई जाती है। लिख दें क्या? यह घटना स्वतः नहीं होती, कराई जाती है। अरे भाई समझ लो थोड़ा बहुत अपने मन से। नाभिकीय संलयन, दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। उदाहरण सूर्य। समझ में आया? तो ये तीनों चीजें याद रखो, क्योंकि दो नंबर में अगर आता है, तो अगर आपको इतनी बातें याद हैं तो 2 नंबर के लिए पर्याप्त हैं। क्या? इसमें भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। अब जैसे केवल अलग अलग आएगा कि सर केवल उसने पूछा कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? नाभिकीय विखंडन। फिर इसमें शब्द नहीं लिखना, बल्कि ऐसे लिखने का ढंग होना चाहिए। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में किसी तत्व का भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और इस प्रक्रिया में या इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण नाभिकीय रिएक्टर है, जिससे
वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ना लिख दोगे, 2 नंबर मिल गए। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या लिखोगे, ठीक इसमें देखो कैसे लिखोगे, नाभिकीय संलयन हेडिंग डाले, फिर लिखे वह प्रक्रिया जिसमें 2 हल्के नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इसके साथ अत्यधिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। उदाहरण, सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण प्रकाश ऊर्जा विमुक्त होती है। ऐसे यहां पर नाभिकीय विघटन, नाभिकीय विघटन में लिखोगे यह स्वतः होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें रेडियो एक्टिव तत्वों से अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरणों का उत्सर्जन स्वतः होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है। उदाहरण, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम। इतने 2 अंक में आपको लिख देना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों रेडियो एक्टिव नाभिकीय रिएक्टर का जो है ना, ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ओहो कहां आगे बढ़ गए, ये वाला जो क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर, ये वाला, ये बच्चों 5 अंक में भी बनता है कि नाभिकीय रिएक्टर की संरचना समझाइए। लेकिन मैं इसे थ्योरी में बताऊंगा, अब अभी आज नहीं, मैं क्वेश्चन बैंक के भीतर इसको नाभिकीय रिएक्टर के प्रश्न को बताऊंगा। ऐसे मैंने बताया है फुल कोर्स में, लेकिन बच्चों बताया ना क्रैश कोर्स के भीतर हम सारी बातें तो नहीं कर सकते। 2-2 अंक वाले जो सरल ज्यादा है उनको बताया जा रहा है। इसमें भी थ्योरी है बहुत सारी जो कि लिख लिख के पढ़ा जाए या पीडीएफ ले आए समझा दें। तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको मैं समझाऊंगा जरूर, ये जरूर मैं कहूंगा, इससे पर पीछे नहीं हटना कि सर आप बताएंगे कि नहीं। बच्चों रेडियो एक्टिव तत्व आया, बात आई रेडियो एक्टिव तत्व की सक्रियता के बारे में, है ना, रेडियो एक्टिव तत्व के क्षय के बारे में। तो क्या आप लोगों ने अर्ध आयु जैसा नाम सुना है? अर्ध आयु किसे कहते हैं? अर्ध आयु किसे कहते हैं? अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं? अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं? बताइए क्या समझते हैं, बताओ ना हमें। अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न है मेरा आपसे, जवाब चाहिए मुझे, जवाब। अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं? आप कहेंगे गुरुजी हम इतना समझते हैं जितना आप नहीं समझते। अर्ध आयु बच्चों ये होता है कि कोई रेडियो एक्टिव तत्व, वह समय अंतराल या वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव तत्व का नाभिक, जिसमें वह समय जिसमें किसी रेडियो एक्टिव तत्व का नाभिक घटकर या क्षय होकर या विघटित होकर पहले का आधा रह जाता है, उसे अर्ध आयु कहते हैं। फिर सुनेंगे, वह समय अंतराल या वह समय जिसमें किसी रेडियो एक्टिव तत्व का नाभिक पहले का आधा हो जाता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? हम अर्ध आयु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? हम अर्ध आयु कहते हैं। अगर ये चीज याद है तो आप अपने कॉपी में स्वतः लिखना शुरू कर सकते हैं, हमारे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना हम बताएंगे उतने में तो आप लोग लिख लेंगे। वैसे भी आप लोग महान हैं, है ना, वैसे भी आप लोग महान हैं। चलो तो लिखिए, वह समय अंतराल या वह समय अंतराल, यही लिख लो ज्यादा बढ़िया है। वह समय अंतराल जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व का नाभिक या रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक का विघटन, रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे लिखते हैं, वह समय अंतराल जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व विघटित होकर, ऐसे लिखो, नाभिक तो विघटित हो ही रहे हैं तो पता ही है, नाभिक शब्द जरूरी नहीं लिखो। वह समय अंतराल जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व विघटित होकर प्रारंभिक मान का आधा रह जाता है, प्रारंभिक मान का आधा रह जाता है, उसे अर्ध आयु कहते हैं, मैंने देखो क्या लिखा, मैंने लिखा कि वह समय अंतराल जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व विघटित होकर प्रारंभिक मान का क्या रह जाता है, आधा रह जाता है, उसे हम कहते हैं अर्ध आयु। भाई साफ नाम से पता चल रहा है कि आधे समय में वो तत्व जो है वो घट करके आधा रह जाता है, प्रारंभिक मान का क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। तो दिक्कत क्या है भाई, इसमें दिक्कत क्या बात की है? ठीक है, अब इसका सूत्र लिखने के लिए बहुत डेरिवेशन नहीं करना है, यहां पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अर्ध आयु को जो है T/2 या बच्चों कहीं कहीं पर कैपिटल T से लिख देते हैं, ठीक है, ये है अर्ध आयु,
अर्ध आयु को हम कैपिटल टी से भी लिखा रहता है या t/2, ये क्या है तो लॉग बेस में e2 बटे लैम्डा, या फिर बच्चों इसे ही 0.6931 अपान में लैम्डा, ये वैल्यू है। ये अर्धायु के लिए याद कर सकते हैं। सर कहां से ये वैल्यू आई, सर डेरिवेशन क्या है बताइए ना। बच्चों बड़ा आसान है वैसे, एक सक्रियता का आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव सक्रियता dN अपान में dt, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक के क्षय होने की दर उसमें उपस्थित नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जब बच्चों हम ये dN अपान में dt लिखते हैं और ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो लैम्डा आता है नियतांक। ये लैम्डा गुरुजी क्या है, ये है बच्चों क्षय नियतांक। ये क्या है, क्षय नियतांक है, क्षय नियतांक है। dt को उधर भेजते हैं, n रहता है और हम लोग हल करते हैं log n माइनस n नॉट, ऐसे करके हल करते हैं तो बच्चों हम लोगों को प्राप्त होता है क्या, n इक्वल टू n नॉट e की पावर में माइनस, अरे 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 ये कहाँ आ गया, n नॉट e की पावर में माइनस का लैम्डा t, ये प्राप्त होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या आप इतनी बात से वाकिफ हो, क्या आप इतनी बात को जानते हो जो मैंने यहां पर लिखा, जो मैंने यहां पर लिखा, क्या आप इतनी बातों को जानते हो। इसी सूत्र से बच्चों यहां पर यह भी प्राप्त किया जाता है। एन नॉट प्रारंभिक, जो भी तत्व में प्रारंभ में उपस्थित न्यूक्लियानों की संख्या या कह लो नाभिकों की संख्या, वो विघटित होकर के जब आधी रख जाती है, यहीं पर n/2 लॉग हटाओ e बनाओ, ये वैल्यू प्राप्त होती है। लॉग क्या है, लॉगरिथमिक प्रणाली, मैथमेटिशियन द्वारा बनाई गई एक ऐसी युक्ति जिसमें हम प्रयोग करते हैं, हल करने के लिए विभिन्न मान होते हैं तो लॉगरिथमिक यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स वाले थोड़ा बहुत जानते हैं। सर सौरभ सर कैसे हैं, सौरभ सर अभी ठीक हैं, तो वो के उठे थे सर, चाय वाय का प्रोग्राम बना रहे थे, चाय वाय खाना वाना खा लिए थे, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सर लोग मेहनत सब लोग कर रहे हैं, है ना। और सौरभ सर रात भर आपको पढ़ाए तो थकावट तो आ ही जाती है, थकावट तो आ ही जाना है ना, इसलिए आज आपकी क्लास क्रैश कोर्स की नहीं हो पाई, ठीक है, कल होगी अब। तो बच्चों ये है अर्धायु से संबंधित, जो कि 2 अंक का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने अर्धायु से संबंधित बात भी बता दी, ठीक है, अर्धायु से संबंधित बात भी बता दी। अब बच्चों मुझे लगता है समय थोड़ा अब कम है और इससे संबंधित जो भी अभी बातें लगी हैं मुझे, मैंने तो उस तरह की बात बता दी है। फिलहाल अब आपको पढ़ लेना चाहिए क्या इससे संबंधित, तो वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर इसमें जो भी बचता है हम क्वेश्चन बैंक में भी आपको बताएंगे। आज अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते हैं आपके साथ में, कोई बोलता ही रे, बताइए। अभी हमारे पास समय है बच्चों और 15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा दीजिए ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया ये, और इसके बाद अर्धायु जो 6 नियतांक का बच्चों समझ लो, औसत समय है ना, औसत समय, औसत आयुकाल जो होता है, औसत समय को हम लोग टाउ से लिखते हैं, जो कि यही 6 नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। औसत समय बच्चों इनके किसका, रेडियो एक्टिव तत्व के विघटित होने का औसत समय टाउ जो होता है वो लैम्डा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्डा क्या है, तो ये 6 नियतांक है। लैम्डा क्या है बच्चों, 6 नियतांक है। एक AMU में कितनी वैल्यू, ये सब चीजें तो आप लोगों को याद होंगी, है? अभी हम लोग हल कर रहे हैं, पढ़ते हैं तो एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, इससे ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं ना। चलिए बच्चा पार्टी आइए, तो ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ में, एक एक क्वेश्चन को बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। सर शॉर्टकट मार रहे हैं शॉर्टकट, हाँ बिल्कुल, देखो जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वो बताया जा रहा है, बाकी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में भी बताऊंगा, में भी बताऊंगा, काहे लिए परेशान है। ऐसा थोड़ी है कि अभी आप हमको छोड़ के भाग जा रहे हैं या हम आपको छोड़ के भाग जा रहे हैं। क्रैश कोर्स जो है उसमें हम लोग देखो, इसके भीतर हमें लगता है 60% पढ़ लेंगे, 40% प्रश्नों को थोड़ा सा छोड़िए ना, क्वेश्चन बैंक के लिए भी कुछ तो छोड़िए वहां भी पढ़ने के लिए, तब तो मजा आएगा कि सर हाँ ठीक, ये क्वेश्चन नया मिला, सर पढ़े तो मजा आया। अगर हर एक चीज यही बता दी जाएगी फिर तो हो गया, फिर हम लोग काहे लिए क्वेश्चन बैंक तुम लोगों के लिए कहें, हम लोग काहे लिए क्वेश्चन बैंक बोले। देखो एक सी आ गया, आप लोग कुछ लोग हैं कि कुछ दूसरी बातों में अटका दिए और कुछ बच्चे हैं कि जवाब देना शुरू कर दिए। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है, ये आपके बच्चों ब्रह्मास्त्र बुक के हैं, पहले बता दे रहा हूं, ब्रह्मास्त्र बुक के प्रश्न है, ठीक है। अगर 1-2 रिपीट किया गया है प्रश्न तो हमने उसको हटा दिया है, ऐसा कुछ किया है ना, रिपीट किया गया है तो चलिए, तो इसका सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन। आज आप ही लोग लगाओ, जितनी बातें बताई हैं लगभग उनमें से बहुत सारी चीजें मिलेंगी।
अर्ध आयु काल T1/2 6 नियतांक में क्या संबंध है? अभी देखा, इसके बटे में लैम्डा था, ए ऑप्शन, इसके बटे में लैम्डा था, 2 का ए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? अल्फा कण जो बच्चों होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, अभी बताया। इसीलिए कहते हैं थ्योरी अगर अच्छे से पढ़े तो सब्जेक्टिव भी 2 अंक का बच्चों प्रश्न आएगा ना। तो देखो बहुत लोग घबरा रहे हैं ना, जो डर रहे हैं, सर जी हमको कुछ नहीं आवत, हमको कुछ नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान। अगर आपने थ्योरी पे ध्यान दिया है, मेरे बेसिक्स पर ध्यान दिया है, या जब ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है तो अगर हम थोड़ा हल कर रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि जब 2 अंक का आएगा ना तो आप उसमें अगर कुछ बातें लिख दोगे ना अच्छी राइटिंग में, तो एग्जामिनर 2 नहीं तो 1 दे के आगे बढ़ेगा, 1 दे के आगे बढ़ेगा। ये अच्छे अंक लेने के तरीके हैं। तो कैसे भी करके आपका 85% प्लस जाएगा बच्चों, कैसे भी हो जाएगा। एकदम बौझक होकर के बैठोगे तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो जाएगा। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है बच्चों? देखो इस सभी से हीलियम नाभिक निकला है ना, मतलब अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है, अर्थात परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। लेकिन ये तत्व भी बदलेगा, यहां यूरेनियम है, यहां भी यूरेनियम, यूरेनियम ही टूटा यूरेनियम ही बन गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि यूरेनियम तो नहीं बनेगा, कुछ दूसरा तत्व बनता है। यहाँ देखो 92 है, यू 90 बचा, ठीक है, 238 200, ये सही है, यही ऑप्शन सही, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 239 लिख रहे हैं या 242 लिख रहे हैं, गलत, ये ऑप्शन सही। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है बच्चों A माइनस जेड, क्योंकि बच्चों आपको पता है प्रोटॉनों की संख्या 1Hn प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 0N1 बराबर होती है द्रव्यमान संख्या A के। और ये जो प्रोटॉनों की संख्या है बच्चों, इसे ही जेड लिखते हैं, जेड या ऐसे 1H1, तो जेड है उधर भेजेंगे तो बच्चों जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो A माइनस जेड, अर्थात द्रव्यमान संख्या में अगर प्रोटॉनों की संख्या घटाओ या द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक वही बोलते हैं, जेड को परमाणु क्रमांक बोलो या प्रोटॉनों की संख्या बोलो, अगर घटाओगे तो न्यूट्रॉन मिलेगा, बी ऑप्शन सही होगा। नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? नाभिक की बंधन ऊर्जा डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा MC², डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा MC²। हल करते जाना हमारे साथ में जल्दी जल्दी से, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सही है? -1 लैम्डा T 1 बाई लैम्डा T ना। अच्छा, हम यहाँ पे लैम्डा T लिख दिए थे क्या? हम वहां पर क्या लिख दिए थे भाई? 1 में लैम्डा T माइनस का लैम्डा T ना, ये कहाँ, ये कौन सा गलत है हो रहा है भाई? ये वाला नहीं ऑप्शन है भाई, माइनस का लैम्डा T ना, n बराबर n नॉट, भी ऑप्शन सही होगा ना इसका। ठीक है, चलो। हीलियम निम्नलिखित में सबसे स्थायी कौन है बच्चों? सबसे स्थायी कौन है? तो इसमें जब हम न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा निकालते हैं, न्यूक्लियन की जब हम लोग बंधन ऊर्जा निकालते हैं, ग्राफ बनाते हैं, आयरन सबसे ऊपर होता है, हीलियम सबसे नीचे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो हीलियम सबसे कम स्थायी है और जो आयरन वाला तत्व होता है वो सबसे अधिक स्थायी होता है ना। इस वजह से बच्चों यहां पर अगर देखेंगे तो आयरन वाला जो तत्व है ये सबसे अधिक स्थायी माना जाता है, ये सबसे अधिक स्थायी माना जाता है। नेक्स्ट, हीलियम 2He4 के नाभिक की त्रिज्या होती है, किसी भी नाभिक की त्रिज्या लगभग 1.9 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। फर्मी में अगर कहा जाएगा तो केवल 1.9 मीटर बोला जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की इकाई होती है, रेडियो सक्रियता की इकाई बच्चों क्यूरी होती है, क्योंकि रेडियो सक्रियता की खोज ही जो थी वो मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता में 6 गुणांक की एसआई, भाई देखो अभी आपने मात्रक क्या पढ़ा, क्यूरी, अच्छा मात्रक पढ़ा। अगर रेडियो सक्रियता में 6 गुणांक के एसआई मात्रक पढ़ेंगे ना तो 6 गुणांक देखो आवर्तकाल उसका उल्टा होता है समय का, अर्ध आयु काल का, तो 6 गुणांक समय का उल्टा होता है, तो टी इनवर्स बच्चों विमा में होगी, लेकिन ये जीरो तो सही है। कुल मिला के बच्चों ए ऑप्शन ही इसका सही है। रेडियो सक्रियता में 6 गुणांक टी विमा जो है साई विमा T-1, ये सही है। नेक्स्ट, एक रेडियो एक्टिव तत्व पदार्थ की औसत आयु 100 वर्ष है तो उसकी अर्ध आयु कितनी होगी? बच्चों अगर औसत आयु 100 वर्ष है तो अर्ध आयु कितनी होगी? याद रखना, अभी मैंने बताया औसत आयु जो है वो आपके अर्ध आयु की क्या है, उल्टा है ना। अगर हम अभी देखें अर्ध आयु की अगर वैल्यू निकालें, है ना, अगर हम लोग अर्ध आयु देखें तो अर्ध आयु के लिए बढ़ते क्या है, T/2, अर्ध आयु के लिए क्या पढ़ते हैं, T/2 बराबर 0.6931 बटे में बच्चों लैम्डा, है ना, लैम्डा। अब ये लैम्डा जो है यही किसका उल्टा है, ये लैम्डा जो है अर्ध, देखो यहां पर फिर से बता दे रहा हूं प्रश्न क्या कह रहा है। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु कितनी है, 100 वर्ष है। औसत आयु मतलब बच्चों टाउ बराबर कितना दिया गया है, 100 वर्ष। टाउ बराबर कितना दिया गया है, 100 वर्ष। और इसकी अर्ध आयु कितनी होगी? अब ये जान लो कि टाउ बराबर होता है 1 में लैम्डा,
तो अगर यहाँ पर 1 लैम्डा तो मान लो गुणा में लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टाउ लिख सकते हैं। तो T/2 अर्धायु आपसे पूछा गया है, तो T/2 बराबर 0.6931 जो लिखा हुआ है, इस 1 लैम्डा की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, टाउ। और टाउ का मतलब 100 से गुणा, 3 1 गुणे 100। अब 100 का गुणा का मतलब है बच्चों 2 अंक इधर खिसक जाएंगे, 0 अब यहाँ दशमलव न लग करके 69.31 हो जाएगा। 69.31 एक है नहीं, कोई बात नहीं, 69.3 है, ये लिख देंगे। अभी मैंने समझाया ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ की अर्धायु, अच्छा अर्धायु तुल्य है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु तुल्य है, तो लैम्डा 10e/2 नहीं 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 नहीं, ये वाला होगा ना, अर्ध आयु, यही तो अभी अर्धायु निकाले, T/2 बराबर 0.6931 अपान में लैम्डा। तो बच्चों डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 13 का डी। नेक्स्ट, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, बीटा किरणें बच्चों चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र से दोनों से विक्षेपित होती है। हमने क्या लिखा है, विक्षेपित, हाँ बताया तो था कि बीटा किरणें जो होती हैं चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती हैं, अल्फा किरणें भी दोनों में विक्षेपित होती हैं, लेकिन बच्चों गामा किरणें नहीं होती हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, भेदन क्षमता बच्चों गामा किरणें की अधिक होती है, इनकी ये सबसे तीव्र गति से चलती हैं। 6 गुणांक की एसआई मात्रा क्या होती है बच्चों, हर्ट्ज होती है। ठीक है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरण से, लेजर किरण से। तो बच्चों कार्बन डेटिंग से हमको लगता है प्राप्त किया जाता है, ठीक है, कार्बन डेटिंग से, ठीक है, कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस 6 में परमाणु संख्या बढ़ जाती है, किसके 6 में परमाणु संख्या बढ़ जाती है, बड़ा गजब प्रश्न पूछ लिया, किसके 6 में परमाणु संख्या बढ़ जाती है। तो बच्चों जब अगर किसी तत्व का क्षय हो, अल्फा कण बच्चों क्षय हो जाए तो उसकी परमाणु संख्या बढ़ जाएगी, है अल्फा, किसी निम्नलिखित में किस 6 में परमाणु संख्या बढ़ जाती है, अल्फा डीके में, है ना, अल्फा का डीके में ही तो होता है, यही तो है। निम्न में ए सक्रियता किस द्रव्यमान में संभावित है, किस द्रव्यमान में बच्चों, अल्फा कण अगर किसी द्रव्यमान से, किस द्रव्यमान संख्या से निकल सकता है, तो इन तत्वों में नहीं अल्फा कण निकल सकता, 212 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व से निकल सकता है। सर क्वेश्चन बैंक में आंसर पहले से लिख लाइएगा क्योंकि पैनल पीडीएफ से याद करते हैं। अच्छा नहीं, कुछ क्वेश्चन लिख लाएंगे, हल करने वाले तो हल ही कराएंगे। नेक्स्ट, एक तत्व 84 और यहां लिखा होगा दूसरा तत्व एक्स का नाभिक पहले एक अल्फा कण तथा फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या है। बच्चों जब इससे अल्फा कण निकलेगा 2He4 जब निकलेगा तो ये 82 बचेगा, ध्यान से सुनना, केवल 82 बचेगा। जब इससे बच्चों बीटा कण निकलेगा, जब इससे बीटा कण निकलेगा तो इसका मतलब होता है -1 बीटा 0, -1 बीटा 0। इसका मतलब होता है बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है मतलब एक प्रोटॉन अंदर आ रहा है, एक प्रोटॉन की वृद्धि, है ना, तब तो बराबर है क्योंकि एक प्रोटॉन भी टूटता है। अरे भाई बीटा कण निकलने का मतलब अभी बताया, बीटा कण निकलने का मतलब होता है कि एक न्यूट्रॉन ही अंदर 2 भागों में टूट गया, एक प्रोटॉन बना और एक बीटा कण जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि बीटा कण बोलते हैं, ये निकला। तो ये तो परमाणु में ही रह गया, तो इसलिए नाभिक में क्या हो जाएगा बच्चों, एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि हो जाएगी, 83 बन जाएगा। तो यहां पर हमें लगता है ऑप्शन 83 सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, 83 बच्चा होगा सर, 18 अल्फा निम्न में से किस 6 में परमाणु संख्या बढ़ जाती है, परमाणु संख्या, अच्छा परमाणु क्रमांक इसमें तो घट जाती, सही बोल रहे हो भैया। बीटा डीके में ना, बीटा डीके में बीटा माइनस कण जब निकलता है तब बच्चों क्या होगा, परमाणु संख्या बढ़ जाती, सही बोल रहे हो, सी ऑप्शन होना चाहिए। चलो आपने ऑप्शन नहीं बताया लेकिन बीटा डीके होना चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट 21 20 हो गया, 21 प्रति न्यूक्लियन, हम इसको देख भी लेंगे एक बार, इसको एक बार और चेकआउट कर लेंगे। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या की क्षति, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहा जाता है। अगर बच्चों प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति हो रही हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये याद रखने की बात है भैया, पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम स्थायी कौन है बच्चों, सबसे कम स्थायी जो है वही हीलियम का नाभिक ही है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है। अब नाभिक का घनत्व बच्चों जो ज्ञात किया जाता है वो 2.29 × 10⁻17 अर्थात सी ऑप्शन बच्चों ये सही जवाब है, ये नाभिक का घनत्व माना जाता है। नेक्स्ट, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है, 2 घटता है। परमाणु संख्या बोल रहा है, अगर द्रव्यमान संख्या बोलता बच्चों तो 4 होती, ठीक है, लेकिन
परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट, कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें बच्चों जो होती हैं वो एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कैथोड किरणें क्या होती हैं, एक प्रकार की बच्चों इलेक्ट्रॉन होती हैं। नेक्स्ट, एक एएमयू बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की घात में -27 किलोग्राम होता है बच्चों। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, अभी मैंने बताया कि औसत आयु बराबर होता है अर्ध आयु के लिए। बताओ औसत आयु के बराबर क्या होता है, अभी मैंने बच्चों बताया था, अभी मैंने बताया था कि औसत आयु बराबर क्या होगा, औसत आयु बराबर क्या होगा, इसको बताओ भाई। ये आपके ऊपर है, दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि मैंने सूत्र बता दिया है, बस आपको बताना है, सवाल हल करके बताना है, ऐसा नहीं काम चलेगा। अभी मैंने बताया अर्ध आयु T/2 बराबर 0.6931 अपान में लैम्डा, ये बताया। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन बच्चे टिक कर रहे हैं। वैसे बच्चों इसमें जो 1 अपान लैम्डा है वो क्या, वो 1 अपान लैम्डा क्या है, वही टाउ है। तो यहाँ पर ये बन जाता है कि T/2 बराबर 0.6931 इंटू का क्या, टाउ। टाउ मतलब औसत आयु। तो ये बच्चों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो ये होमवर्क फिर नहीं हुआ, हटाओ, दूसरा देंगे। गामा किरणों की तरह होता है, गामा किरणों की तरह बच्चों एक्स किरणें होती हैं, ठीक है, गामा किरणों की तरह एक्स किरणें होती हैं। नेक्स्ट, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है। 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश कितना होगा। अब इसको उसी प्रकार से हल करना है बच्चों, जो कि हम लोग एक संबंध को जानते हैं कि लाग की वैल्यू रख करके जो हम लोग हल करते हैं, उस हिसाब से भाई इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। प्रश्न जैसा कि इन्होंने पूछा है, प्रश्न इन्होंने पूछा कि एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है। मतलब बच्चों इन्होंने कहा कि रेडियो एक्टिव तत्व की जो अर्धायु है T/2 वो कितनी है, 5 वर्ष है। ध्यान से सुनेंगे, ये क्या कहा, अर्ध आयु, अर्ध आयु 5 वर्ष है। कोई भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक तत्व है, अर्धायु 5 वर्ष है। 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश होगा। तो कुल समय जो बच्चों है वो कितना है, कुल समय अगर मैं टी की बात करूं वो है 15 वर्ष। 15 वर्ष। एक सूत्र बच्चों हम लोगों को याद होगा कि परमाणुओं की जो क्षय हुए परमाणु की संख्या, क्षय परमाणु, क्षय नाभिक की संख्या या क्षय न्यूक्लियानों की संख्या है ना, क्षय न्यूक्लियानों की संख्या, न्यूक्लियानों की संख्या, जो भी क्षय होने के बाद न्यूक्लियन की संख्या बची वो n बराबर होता है बच्चों n नॉट। n नॉट क्या है, प्रारंभिक 1/2 लैम्डा टी, यही तो होता है लैम्डा टी। टी क्या है बच्चों, कुल समय। लैम्डा अर्ध आयु काल का उल्टा होता है, तो हम यहां तो ये भी तो लिख सकते हैं n नॉट इंटू 1/2 की पावर में जो टी है बच्चों, और ये जो लैम्डा है इसको हम 1 ऐसे भी लिख सकते हैं 1/T/2। T/2 मतलब अर्ध आयु काल। तो बच्चों यहां से मिलेगा n बराबर n नॉट 1/2 की पावर टी, कुल समय है 15 और इसकी वैल्यू कितनी है अर्ध आयु की 5, 5 या 15, 1/2 की घात 3 हो जाएगा। तो 1 की घात 3 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 की घात 3 बच्चों 8 बन जाएगा। तो ये आई जो विघटित हुए न्यूक्लियानों की संख्या। हमसे पूछ रहे हैं क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश होगा, तो क्षय परमाणुओं का अंश क्या होगा, क्षय परमाणुओं का अंश, क्षय परमाणुओं का अंश कितना, मतलब बचा, कितना परमाणु बचा। तो भाई पहले था n नॉट, अब घट गया कितना, n नॉट 8 हट गया, तो बचेगा कितना भाई, इसमें हटा दो तो 7/8 n नॉट बचेंगे। 7/8 भाई 8 कम 8, 7/8 n नॉट। तो बच्चों सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय अपक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। नाभिकीय संरक्षित आवेश संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी संरक्षित ही रहता है, कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है बच्चों। डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है 10 की घात 17। न्यूक्लियस का जो घनत्व होता है, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, न्यूक्लियस का जो घनत्व होता है वो 10 की घात 17 के लगभग तुल्य होता है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट, परमाणु का नाभिक प्रायः बना होता है, परमाणु का नाभिक प्रायः प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाभिकीय बल कितना होता है, नाभिकीय बल का लघुपरास जो है वो 10 की घात -14 होता है, -14 मीटर है नाभिकीय बल। नहीं भैया, नाभिकीय बल और संकीर्ण है। संतृप्त होने वाला नाभिकीय बल का लघुपरास 10 की घात -14 मीटर है, भाई ये तो सही है। संतृप्त होने वाला बल है, हाँ भाई सही है। आवेश से स्वतंत्र है, इससे आवेश से मतलब नहीं बच्चों। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, याद रखना, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, अर्थात बच्चों ये सभी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, एक्स किरणें निकलती हैं। अब एक्स किरणें जो है वो
इलेक्ट्रॉन के गिरफ्त में निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन के गिरफ्त में निकलती हैं। नेक्स्ट, प्रथम नाभिकीय अपक्रिया किसके द्वारा की गई? तो बच्चों रदरफोर्ड के द्वारा पहली नाभिकीय अपक्रिया की गई थी। बीटा कण के साथ कौन सा कण नाभिक से उत्सर्जित होना चाहिए? तो बीटा कण जब निकलता है तो बच्चों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो जरूर निकलना चाहिए, तभी बच्चों बीटा कण उत्सर्जित होगा। गामा किरणों की उच्च भेदन क्षमता शक्ति का कारण है कम तरंग दैर्घ्य, अधिक तरंग दैर्घ्य, आवेश का ना होना। एवं सी दोनों भाई, कम तरंग दैर्घ्य और आवेश का ना होना। गामा किरणें भैया तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है गामा किरणों की, सही बात है, और आवेश बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं बच्चों। ए एवं सी, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, नाभिक का द्रव्यमान संख्या ए व त्रिज्या में सही संबंध होता है, ये याद रखना बच्चों। आर बराबर आर नॉट 1 की पावर में 1/3 या कह लो इसका वर्गमूल होता है। सूत्र है, याद रखना। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है तो नाभिकीय संलयन होता है, अभी मैंने बताया सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट, ये जेड लिखा हुआ है, जेड एक्स ए अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? अभी मैंने इसको आपको बताया उदाहरण में, तो इसको आपका होमवर्क हो गया। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो अल्फा कण नहीं है भैया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब मौलिक कण हैं। अर्धआयु के लिए रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सही है? तो टी ए बराबर 1/λ, यही बी ऑप्शन सही दिख रहा है, यही बच्चों सही जवाब होगा। नेक्स्ट, ये तो आपके आंसर शीट हो गई। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही हम रखते हैं, है ना। हम क्योंकि देखिए 1 घंटे से ज्यादा हो गई, क्लास पढ़ाने में भी मजा कम आया जब समय ज्यादा हो जाता है। फिलहाल कल हम लोग अर्धचालक चैप्टर को पढ़ेंगे क्रैश कोर्स के भीतर, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक की सीरीज आएगी जल्दी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे पता था आज आप लोग थोड़ा सा थके होंगे क्योंकि 12 घंटे क्लास की हो। मेरा भी पढ़ाने का उतना जबरदस्त जोश नहीं था, सिर्फ यही सोच करके कि बच्चे थके होंगे। खैर कोई बात नहीं, कल हम लोग 14वां चैप्टर डिस्कस करेंगे। लव यू बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।